ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 8 उदारीकरण व भूमंडलीकरण के युग में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का सघनीकरण है। एंथनी गिडेंस। उदारीकरण लिबरलाइजेशन, कठोरता तथा नियंत्रण के स्थान पर उदारता बरतना ही उदारीकरण लिबरलाइजेशन कहलाता है। यह उदारता या छूट जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो तो आर्थिक उदारीकरण कहलाती है। नियमों तथा प्रतिबंधों में ढील समय की मांग है जो तेजी से विश्व भर में लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि कठोर नियंत्रणों तथा नियामकीय प्रावधानों के बावजूद न तो समाज में और न अर्थव्यवस्था में कोई उल्लेखनीय सुधार प्रतीत हुआ है। उदारीकरण में राज्य की भूमिका समाप्त नहीं होती, बल्कि विकेंद्रीकरण तथा विनौकरशाहीकरण ड्यूब्यूरोक्रेटाइजेशन पर बल देते हुए मानवीय मूल्यों एवं कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। उदारीकरण में परंपरागत लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज की समाप्ति और पारदर्शिता, आधुनिकरण, मितव्ययिता, कुशलता एवं मित्रता युक्त प्रशासन की स्थापना की जाती है। कतिपय विद्वानों का मानना है कि आर्थिक उदारीकरण देश की आर्थिक नीतियों को विश्व विशेषकर विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के अनुरूप पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया है। स्वतंत्रता के बाद 4 दशकों तक भारत में आर्थिक गतिविधियां निरंतर कठोर सरकारी नियंत्रण में रखी गई। इन सरकारी नियंत्रणों ने बाजार की शक्तियों को और भी बर्बर तथा अलोकतांत्रिकृत बना दिया। भारत में सरकारी नियंत्रण 4 वर्गों की 4 प्रकार की भूखों को मिटा रहा था। यह राजनीतिज्ञों की समाजवाद की भूख, सत्तारूढ़ दल की चंदे की भूख और नौकरशाही की सत्ता की भूख तथा बेईमान उद्योगपतियों एवं व्यापारियों की कर चोरी की भूख तृप्त करता था। काले धन, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी तथा अनियंत्रित कीमतों से साये में कुछ लोग ही उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे थे। स्थापित तथा बड़े उद्योगपति ही अपने उद्योगों का विस्तार कर पा रहे थे तथा नए उद्यमी एवं लघु उद्योगों के व्यापारी लाइसेंस राज की समस्याओं से जूझते रहते थे। अर्थव्यवस्था के इस परिदृश्य में श्रमिक, कृषक, निर्धन, ग्रामीण, युवा तथा पिछड़े वर्ग के साहसी व्यक्तियों का कोई स्थान न था। वस्तुतः उदारीकरण के निम्नलिखित मान्यताएं हैं। पहला, उदारीकरण एक दृष्टिकोण या विचारधारा है जो उदारवादी प्रयासों को बढ़ावा देती है। दूसरा, कुशलता तथा आधुनिकरण की इसके प्रमुख आधार हैं। तीसरा, यह राज्य अर्थात सरकार की परंपरागत भूमिका को पुनः परिभाषित करने की अवधारणा है। चौथा, यह दृष्टिकोण सरकार की भूमिका को समाप्त करना नहीं चाहता, बल्कि जनहित एवं राष्ट्रहित में अधिक कुशल बनना चाहता है। पांचवा, यह विचारधारा यह मानती है कि सरकार को आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण तथा नियामकीय रेगुलेटरी कार्यों पर अधिक ध्यान देते हुए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र निजी उद्यमों के लिए छोड़ देने चाहिए। छठा, अर्थव्यवस्था पर लगे हुए बाध्यकारी तथा नियंत्रणकारी प्रावधान यथासंभव कम कर देने चाहिए, क्योंकि नियंत्रणों का दुष्परिणाम हमेशा चोरी के रास्ते ढूंढने के रूप में निकलता है तथा भ्रष्टाचार पनपता है। सातवां, सरकारी मशीनरी, राजकोषीय व्ययों तथा नियमों को तार्किकता, औचित्य की कसौटी पर कसना इस दृष्टिकोण की मान्यता है। आठवां, वैश्वीकरण, निजीकरण, विनिवेश, विलाइसेंसिंग, विराज सहायता, विसारकीकरण तथा विनौकरशाहीकरण इसके उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग का उपाय हैं। कार्यकुशल, प्रतिस्पर्धा एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और सुखी संपन्न समाज इसका अंतिम लक्ष्य है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? वैश्वीकरण तथा भूमंडलीकरण। ब्राय ब्रंटी के शब्दों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया केवल विश्व व्यापार की खुली व्यवस्था, संचार के आधुनिक तरीकों के विकास, वित्तीय बाजार के अंतर्राष्ट्रीयकरण, बहुराष्ट्रीयकरण, कंपनियों के बढ़ते महत्व, जनसंख्या देशांतरगमन तथा विशेषतः लोगों, वस्तुओं, पूंजी, आंकड़ों तथा विचारों के गतिशीलन से ही संबंधित नहीं है, बल्कि संक्रामक रोगों तथा प्रदूषण का प्रसार भी इससे सम्मिलित है। अर्थात विश्व का एकाकार हो जाना, सिमट जाना, दूरियों तथा बाधाएं कम हो जाना ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण में खुली अर्थव्यवस्थाओं का स्थान होता है। खुली अर्थव्यवस्था वह होती है जो प्रतिबंधों से मुक्त हो तथा जिसमें स्वतंत्र व्यापार हो सके। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का या निगमों का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। भूमंडलीकरण के कारण उत्पन्न विकेंद्रीकरण, विनौकरशाहीकरण और स्वायत्तता न सिर्फ स्थानीय सरकार या प्रशासन का, बल्कि उन गैर सरकारी कर्ताओं का भी
महत्व बढ़ा रहे हैं, जिनको महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जा रहे हैं। साथ साथ पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय नौकरशाहों द्वारा अपनी राजधानियों के लिए जाने वाले निर्णय और किए जाने वाले विभिन्न कार्य अंतर सरकारी या सुपर राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरित हो रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देशों के बीच माल, पूंजी, श्रम और सूचना का प्रवाह बढ़ा है। राजनीतिक वैश्वीकरण के तहत राष्ट्र, राज्य व संप्रभुता का क्षरण हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं या आर्थिक क्रियाएं विश्व अर्थव्यवस्था का भाग बनती जा रही हैं। सांस्कृतिक वैश्वीकरण सूचनाएं, उपभोग एवं मनोरंजन की सामग्री का संप्रेषण एवं राष्ट्रों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के मध्य अंतरों को मिटाने की शुरुआत कर रहा है। इसे मैकडॉनल्ड संस्कृति का प्रसार भी कहा जा रहा है। कनाडा के प्रसिद्ध विद्वान मैकलुहान ने वैश्वीकरण के लिए एक सटीक शब्द का प्रयोग किया है, ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव, अर्थात विचार, वस्तु, पूंजी, सेवा के मुक्त आवागमन के कारण भौगोलिक बाधाएं व सीमाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं। मुख्यतः हम वस्तु, सेवा, विचार, वित्त, पूंजी व श्रम के मुक्त प्रवाह को ही वैश्वीकरण से जोड़ते हैं, क्योंकि विकसित देश श्रम, लेबर के मुख्य प्रवाह के प्रति अनिच्छुक हैं। एंथनी गिडन्स के अनुसार वैश्वीकरण विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का संघनीकरण है। हार्वे ने वैश्वीकरण को समय स्थान संपीड़न, द टाइम स्पेस कंप्रेशन के रूप में प्रकट किया है। संचार, तकनीकी व परिवहन के अत्याधुनिक साधन वैश्वीकरण की रीढ़ हैं। इन्होंने समय व स्थान की महत्ता को घटा दिया है। फ्रीडमैन, थॉमस एल फ्रीडमैन ने इसी संदर्भ में वर्ल्ड इज फ्लैट, दुनिया सपाट है, की अवधारणा दी है। रोनाल्ड रॉबर्टसन अवधारणा के प्रणेता हैं। ग्लोकलाइजेशन का तात्पर्य है ग्लोबलाइजेशन एंड लोकिज्म, यूनिवर्सलाइजिंग एंड पर्टिकुलराइजिंग टेंडेंसीज इन कंटेम्पररी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। केंची कोहेम 1989 ने इसे बॉर्डरलेस वर्ल्ड, सीमाहीन दुनिया कहा है। वस्तुतः वैश्वीकरण में शक्ति केंद्र तेजी से बदल रहा है। एल्विन टॉलफेयर के अनुसार बुक पावर शिफ्ट, नॉलेज, वेल्थ एंड वायलेंस 1990 पहले विश्व राजनीति में शक्ति का केंद्र धन अथवा सैनिक शक्ति था। 21वीं शताब्दी में शक्ति का केंद्र ज्ञान होगा। अब संघर्ष का निर्णय अधिक ज्ञान या कम ज्ञान वाले देशों, समुदायों अथवा राष्ट्रों के मध्य होगा। निर्णायक विजय का सेहरा अधिक ज्ञान, विज्ञान, तकनीक एवं शोध संपन्न देश या देशों के सिर पर बांधा जाएगा। डेविड हेल ने अपनी फेमस किताब लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड डेमोक्रेसी 1992 में वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं बतलाई है। कौन है वो? डेविड हेल्ट। पहली है सामाजिक संबंधों में खिंचाव। अगर पाकिस्तान में ईसाइयों को तंग किया जाता है तो इसका प्रभाव यूके में रहने वाले मुसलमानों पर भी पड़ता है। दूसरा, प्रवाह की तीव्रता। पलक झपकते ही विचार, पूंजी, मुद्रा, वस्तुएं राष्ट्रीय व भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाती हैं। तीसरा, संस्कृतियों के बीच संबंध। भारतीय योग का प्रसार इसका उदाहरण है। चौथा, निरंतर अंतर्व्याप्ति। वैश्विक संस्थाओं द्वारा राष्ट्र राज्य की नीतियों का निर्धारण व अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी, कोहेन और नाये। लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य। लोक प्रशासन मूलतः देश के घरेलू सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित एक अंतर्मुखी विधा रही है। अभी हाल ही में इसे भूमंडलीकरण की सतत प्रक्रिया के विभिन्न दबावों और उनके घरेलू प्रशासकीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत जागृत होना पड़ा है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र विकास की UNDP ये टिप्पणी इस प्रकार है: वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन तंत्र को नए सिरे से व्यवस्थित करने की नितांत आवश्यकता है, मगर सुधार की दिशा एवं अंतर विषय स्पष्ट नहीं है। वैश्वीकरण के दबावों का ज्यादा ध्यान लोक प्रशासन पर ही रहा है। जहां वैश्वीकरण लोगों के एकीकरण में सहायक हो सकता है, वहीं इसने बहुतों को एक किनारे करने की अपनी क्षमता की भी प्रदर्शन की है। नीति निर्धारण में पारदर्शिता, जवाबदेही व जन भागीदारी, साथ ही
एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो संसाधनों का अपने नागरिकों को विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने और विश्व के निर्धनतम एवं संपन्नतम लोगों के बीच व्याप्त खाई को पाटने के लिए दक्षतापूर्वक उपयोग करे। तृतीय विश्व के देशों के लोक प्रशासन तंत्र पर भूमंडलीकरण के महसूस किए जा सकने वाले दबावों और यथार्थ परिणामों पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है। इस विषय प्रमुख बहस 5 पहलुओं पर केंद्रित हैं। पहला, भूमंडलीकरण का अर्थ और भूमंडलीकरण प्रबंध की वर्तमान स्थिति। दूसरा, किसी देश विशेष की परिस्थितियों में भूमंडलीकरण के एक कारगर तंत्र के रूप में पारंपरिक लोक प्रशासन में बदलाव। तीसरा, भूमंडलीकरण प्रबंध के दृष्टिगत लोक प्रशासन की शास्त्र विधा के रूप में प्रतिस्थापन की आवश्यकता। चतुर्थ, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि विकासशील देश लगभग पिछले 5 दशकों से विकास के अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, भूमंडलीकरण और विकास प्रशासन के बीच यदि कोई विशेष संबंध है तो उसकी तलाश करना। 5, प्रशासकीय नीतिशास्त्र और विकास नीतिशास्त्र में भूमंडलीकरण से उपजी परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन। भूमंडलीकरण व लोक प्रबंध। भूमंडलीकरण को अनेक रूपों में परिभाषित किया जा चुका है और इसकी नवीनता को भी चुनौती मिलती रही है। माल, सेवाओं, निवेश और पूंजी के प्रवाह तथा श्रम गतिशीलता के माध्यम से विश्व के देशों को आर्थिक और बाजारी एकीकरण की भूमंडलीकरण का प्रतीक रहा है। यद्यपि यह अति अर्थशास्त्रीय प्रतीत हो सकता है तो भी समसामयिक विशेषीकरण प्रबंध में मर्म है। वैश्वीकरण के प्रबंध में मर्म में जो केंद्रीय तथ्य है वो है माल और सेवाओं के बाजार में अंतर्राष्ट्रीय सौदा और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। राष्ट्रीय या घरेलू स्तर पर सरकारी नीतियां, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय निवेश, वार्ताओं से परे स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी हटाने जैसे सामाजिक मामलों में भी सरहदों के पार साझा चिंताओं का विषय है। डेविड हिल्ड और अन्य विचारक वैश्वीकरण को औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूपों में परिभाषित करती हैं। पहला, अनौपचारिक, समकालीन सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं तथा सांस्कृतिक से आपराधिक तक और वित्तीय से आध्यात्मिक तक में विश्वव्यापी अंतः संबंधता का फैलना, गहराना और तीव्र होना। दूसरा, औपचारिक, एक प्रक्रिया के रूप में यह सामाजिक संबंधों एवं प्रशासकीय संगठनों के स्वरूप परिवर्तन का प्रतीक है जिसका मूल्यांकन उसकी व्याप्ति, प्रबलता, वेग, अंतर महाद्वीपीय या अंतर क्षेत्रीय प्रवाह, गतिविधि, पारस्परिक क्रिया और शक्ति के इस्तेमाल के नेटवर्क द्वारा होता है। हेल्ड की इस संदर्भ में 2 टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं। पहली, भूमंडलीकरण अंतिम स्थिति या अकेली चीज नहीं है, लोकतंत्र या औद्योगिकीकरण के से कुछ ज़्यादा है। ये प्रक्रियाएं हैं जिनमें मनुष्यों के बदलते रिश्ते शामिल हैं। दूसरा, यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि स्थानीय का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, बल्कि स्थानीय एक अलग ढंग से महत्वपूर्ण है। भूमंडलीकरण व उदारीकरण से उपजी चुनौतियां। पहली चुनौती सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बदलते स्वरूप के विषय में है। इस संदर्भ में फ्राजमंड 1919 लिखते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर के बढ़ते प्रभुत्व के कारण संसाधनों के निर्धारण, संपदा की समान वितरण, अर्थव्यवस्था की स्थिरता और आर्थिक विकास के मामले में सरकार की भूमिका पर विश्व स्तर पर हो रहे कॉरपोरेट के लोग भारी पड़ रहे हैं। दूसरी चुनौती नागरीय प्रशासन से गैर नागरीय प्रशासन की ओर स्थानांतरण और बढ़ रहा है। फ्राजमंड के अनुसार पारंपरिक प्रशासकीय राज्य कॉरपोरेट वर्ग के हितों को व्यापक सार्वजनिक हितों से संतुलित रखता था, मगर अब संतुलित प्रशासकीय राज्य का स्थान कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा बाध्य राज्य से ने लिया है। तीसरी चुनौती निजीकरण की है, जो फ्राजमंड की राय में भ्रष्टाचार के लिए ज़्यादा अवसर मुहैया कराती है। उनका कहना है कि लोक प्रशासकों को नागरिकों से उपभोक्ताओं की भांति व्यवहार करने और उन्हें बाजार की वस्तु बनाने की बजाय आधारित धारणा का प्रतिरोध करना चाहिए। चौथी चुनौती संप्रभात वर्गवाद और संप्रभात लोगों को बढ़ावा देने की वैश्वीकरण की प्रवृत्ति, जो अंतर्राष्ट्रीय निगमों, कॉरपोरेशंस के सहायकों या एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं। विरोधाभास
तो यह है कि जहां वैश्वीकरण ने जबरदस्त कॉरपोरेट शक्ति पैदा की है और वहां अपने सांगठनिक ढांचे को केंद्रीकृत किया है, वहीं विश्व भर के साथ साथ सरकारी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है। पांचवी चुनौती में फ्राजमंड दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि भूमंडलीकरण लोक प्रशासन समुदाय की मानवीय चेतना को चुनौती देता है। लोक प्रशासन, जो कि वैश्विक समुदाय के पेशेवर नागरिक हैं, अनेक नैतिक मुद्दों को सुलझाने के लिए उत्तरदायी हैं, जिनमें गरीबी की दशा व अभाव तथा वैश्विक कारखानों में मजदूरी, दास्ता, पर्यावरणीय विनाश, भूमंडलीय तापमान वृद्धि और साम्यहीनता एवं अन्याय शामिल है। फ्राजमंड सुझाव देते हैं कि इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम इस मामले में सहायक हो सकते हैं। जॉन मैकरमेंट्री 1998 अनइक्वल फ्रीडम्स द ग्लोबल मार्केट एज एन एथिकल सिस्टम, वैश्वीकरण के नैतिक ढांचे और एक औचित्यपूर्ण व्यवस्था की स्थापना और प्रसार की आवश्यकता को दर्शाती है। मैकमर्ट्री वैश्वीकरण को संचालित करने वाले उन मौलिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें उनके द्वारा संदर्भित मूल्य कार्यक्रम भी शामिल हैं, जिसके जरिए ऐसे दावे कि हमें नए विश्व बाजार में प्रतियोगी बनना चाहिए प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय दिखाई जाते हैं। मैकमर्ट्री कहते हैं कि मूल्य कार्यक्रम में सभी लोग अपने नुस्खों और कार्यों को उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे पूर्व कल्पित नियमों के तहत निश्चित कर लेते हैं। सभी इसके मूल्य निर्देशित और मूल्य अपवर्जन को निश्चित मानकर चलते हैं। संक्रियात्मक मुद्दे क्या हैं? जैसे कि डैनियल बेल कहते हैं कि वैश्वीकरण ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है कि जिनके अंतर्गत सरकार बड़े मुद्दों, उदाहरण दुनिया भर में तापमान वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में अति लघु नजर आती है और साथ ही कई बार सरकारें छोटी समस्याओं में से निपटने में अति दीर्घ नजर आती है। संप्रभु सत्ता के रूप में राज्य के संचालन का परंपरागत ढंग आज व्यावहारिक दृष्टि से सवालों के घेरे में है। आज अधिकांश समस्याएं सरकार की एकाधिकारवादी चंगुल से बच निकलने को प्रवृत्त रहती है और बहुतेरी अन्य एजेंसियों के साथ पारंपरिक संबद्धता चाहती है, चाहे यह प्राइवेट सेक्टर हो या नागरिक समाज। अतः लोक प्रशासन विशेषज्ञों को यह मानना है कि समकालीन लोक प्रशासन को नेटवर्किंग क्षमता यानी घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर बहुतेरी एजेंसियों और संगठनों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता रखनी होगी। अन्य चुनौतियां, वैश्वीकरण व उदारीकरण के कारण लोक प्रशासन के सम्मुख कतिपय चुनौतियां इस प्रकार है। पहला, समसामयिक प्रशासनिक सुधार अपेक्षित। उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के साथ लोक प्रशासन में प्रवेश करने वाले लोक विकल्प सिद्धांत, प्रबंधवाद तथा राज्य न्यूनतमवाद की मान्यताएं लोक प्रशासन की परंपरागत नौकरशाही नुमा कठोर कार्य प्रणाली के स्थान पर लचीली, संवेदनशील, प्रतिबद्ध तथा सुशासन से भरपूर ऐसी व्यवस्था की मांग करती है जो लोकतांत्रिक, प्रतिस्पर्धी एवं जवाबदेह भी हो। ऐसे नवीन परिवेश में स्वाभाविक है कि नौकरशाही के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्वयं को परिवर्तित एवं परिवर्धित करने की है। सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, ई गवर्नेंस की अवधारणाएं एवं उनका व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वयन खुली अर्थव्यवस्था से ही उपजे प्रशासनिक सुधार हैं। दूसरा, प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार एवं उन्नयन आवश्यक, प्रभावशीलता, कार्यकुशलता एवं मितव्ययिता 3E आज ऐसे चर्चित शब्द हैं जो लोक या निजी क्षेत्र सभी स्थानों पर प्रमुखता से सुनाई देते हैं। वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज, मैकलुहान द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है यह कि अवधारणा ने लोक प्रशासन, विशेषतः इसके लोक उपक्रमों को 3 शब्दों के इर्द गिर्द सोचने को विवश किया है। स्थिति यह है कि समाजवाद तथा राष्ट्रीयकरण का चोला उतार कर निजीकरण की राह पकड़ ली गई है। निजी क्षेत्र द्वारा शोषण से जनता की रक्षा, पूंजीवाद तथा निजीकरण के कारण भारत में लोक प्रशासन के समक्ष एक अन्य चुनौती राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अनुपालना करवाना भी है। प्रशासकों की आचार संहिता के उपनाम से प्रसिद्ध नीति निर्देशक तत्व मुख्यतः श्रमिकों, वृद्धों, बच्चों, महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के अधिकारों एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। चूंकि निजीकरण में लोक प्रशासन का दायित्व किंचित सीमित हो जाता है,
ऐसे में चुनौती यह उठती है कि निजी उद्यमियों, सेठ, साहूकारों तथा शोषक वर्ग से आम व्यक्ति के हितों की रक्षा कैसे की जाए। भारत में ऐसी स्थिति इतनी विकट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा देश के बड़े औद्योगिक घराने भी अपने चौकीदारों तथा स्वागत कक्ष में बैठने वाले कार्मिकों को उतना वेतनमान भी नहीं देते जो कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम दैनिक मजदूरी के बराबर हो। चौथा पॉइंट है वैश्विक कानूनों के बिना सुरक्षा पाए। यद्यपि वर्तमान आर्थिक सुधारों तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कारण साइबर अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, साइबर अपराधों से निपटने हेतु कोई प्रभावी वैश्विक नीति या कानून अभी तक निर्मित नहीं हुआ है। ऐसे में हैकर्स से मुक्ति पाने का तथा उन्हें दंडित करना पुलिस प्रशासन के लिए नई चुनौती है। शत्रु राष्ट्र से सूचना तंत्र में गड़बड़ी करके होने वाले इंफॉर्मेशन वारफेयर भी भविष्य की चुनौती है। पांचवा, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा को चुनौती। इंटरनेट तथा विभिन्न देशों के मध्य सुगम आवागमन के पेटेंट, ट्रेडमार्क तथा कॉपीराइट अधिकारों का हनन, चोरी तथा धोखाधड़ी की घटनाएं भारत सहित अधिसंख्य विकासशील देशों में तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉपीराइट एवं पेटेंट चोरी की घटनाएं रोकने हेतु अभी तक सार्थक रणनीति नहीं बनी है। भारत में अवैध सीडीई, डीवीडी तथा पुस्तकों के तेजी से फैलते बाजार ने लोक प्रशासन एवं न्यायपालिका के कार्यभार में भारी वृद्धि की है। छठा, नरजातीयता से उपजते प्रश्न। एथनिसिटी से तात्पर्य उस अवधारणा से है जो व्यक्ति या समुदाय को उसके धर्म, वंश, भाषा, नस्ल या संप्रदाय के कारण दूसरों से भिन्न मानने तथा अपनी संस्कृति को बचाए रखने को प्रेरित करती है। वैश्वीकरण के कारण विश्व भर की प्रसिद्ध संस्कृतियां यह अनुभव करने लगी है कि उनका अस्तित्व खतरे में है। अतः भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड तथा अमेरिका में कई बार नस्लीय आधार पर दंगे हो चुके हैं। वैश्विक खुलेपन से स्वयं के मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति को बचाने के प्रयासों में बहुधा दूसरे समुदायों के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगती है। रिक्स के नरजातीयता की बढ़ती समस्या को लोक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती माना था। सातवां है व्यापारिक कुचक्रों की समस्या। वैश्वीकरण में भौतिक पूंजी, मशीन एवं संयंत्र, वित्तीय पूंजी, श्रम तथा तकनीक का संबंधित देशों में निर्बाध प्रवाह होता है। ऐसे में व्यापार से जुड़े चक्र जैसे उन्नति का शिखर, आर्थिक पतन, पुनः संभाल तथा समृद्धि का दौर चलता रहता है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के प्रसार से पूर्व व्यापारिक कुचक्र एक दूसरे देश को अप्रत्यक्ष एवं शिथिल गति से प्रभावित करते थे, किंतु अब व्यापारिक दुष्प्रभाव शीघ्र एवं व्यापक होने लगे हैं।